पहला क्वेश्चन या अपना सभी का पहला क्वेश्चन है कि ऑयल मिल रिफाइनरीज हम ऑयल मिलर से क्या एक्सपेक्ट करती है जब हम तेल बेचते हैं? ऑयल मिल रिफाइनरीज हम ऑयल मिलर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे पैरामीटर्स चाहिए जिसमें हम उनको तेल देवे? सबसे पहले मैं विनीत मोहता जी को पूछूंगा। देखिए, जो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ कॉटन सीड अगर बढ़ता है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। अगर इसका अवेयरनेस ओवरऑल पब्लिक में बढ़े तो एक तो वो अच्छी चीज है। प्लस आप जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, तो देखिए इससे काफ़ी स्टैंडर्डाइज बिजनेस है, सब पैरामीटर्स डिफाइंड है। सो जितनी कंसिस्टेंसी, कम से कम जितनी प्यूरिटी देंगे, कंसिस्टेंसी देंगे तो बिजनेस सीमलेस रहेगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन को जितना फोकस करेंगे और जो भी नॉर्म्स है, नॉर्म्स को अगर सब लोग डिफाइन करके उसको फॉलो करें तो सबके लिए इजी होता है बिजनेस। तो ये चाहिए है कि रिलायबल कंसिस्टेंट सप्लाई ये मिलता रहे और सभी एक दूसरे से अगर कोई भी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है तो वो सीमलेस हो, डिफाइंड पैरामीटर में हो। यही हमारी एक्सपेक्टेशन है। जी सर, आप प्लीज। भैया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि रिफाइनर्स और ऑयल मिलर्स ये ऑयल मिल बिजनेस का एक पार्ट ही है। आप इनको अलग मत समझिए। हम लोग भी पहले ऑयल मिल भी चला रहे हैं, बाद में रिफाइनरी प्लांट चला रहे हैं भैया, और आगे भी उससे प्रोसेस कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत समझिए। और हमारा आपसे लोगों से यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप क्वालिटी के मामले में ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि नॉर्मली अक्सर रिफाइनर्स को बदनाम किया जाता है कि भैया ये क्वालिटी बहुत डिडक्शन होता है, बहुत ये होता है। लेकिन अगर वाकई में क्वालिटी आपकी तेल की सही रहेंगी तो कोई रिफाइनर्स की हिम्मत नहीं है कि वो आपका एक भी रुपया ज़बरदस्ती काट सके। ये मेरा आपको खुला चैलेंज है। आप सही क्वालिटी बनाइए। पर्टिकुलरली मुझे ऐसा लगता है कि कई मिलर्स आज भी 90% मिलर्स में प्रॉब्लम नहीं आता क्वालिटी का, लेकिन कई लोग ज़्यादा एफएफए का या पुराना माल डालने का या कुछ उसमें जो मिक्सिंग का भी प्रमाण बढ़ गया है, उस वजह से एफएफए वगैरह आता है क्वालिटी, और फिर लोग समझते हैं कि ये मिलर्स ने काट लिया, ये रिफाइनर्स ने पैसा काट लिया है। ऐसा मुझे महसूस होता है कि अगर अपन लोग क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो फिर आपका इसमें भी ब्रांड बन जाएगा। आज भी कई मिल वालों का तेल आज भी मार्केट में 5 रुपये ऊँचा बिकता है। उसका क्या रीज़न है? वो क्वालिटी मेंटेन करते, कंसिस्टेंट क्वालिटी, 1 साल तक एक जैसी क्वालिटी आती है उनकी। इसलिए उनका माल अगर मार्केट में बिकने आता है तो 4 रिफाइनर्स उसका माल परचेस करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे यही लॉजिक है। और ज़बरदस्ती किसी को अपन ऐसा ब्लेम करना भी हमें उचित नहीं लगता कि अपन किसी को ब्लेम करना चाहिए कि वो उसने बहुत ज़्यादा हमारा डायरेक्शन किया है करके। ऐसा मेरा ओपिनियन है। ट्रेडर भी है और रिफाइनरी वाले भी साथ में। नमन अग्रवाल जी, नमन जी, आपको क्या लगता है हमें किस टाइप का माल, आपको आपकी क्या एक्सपेक्टेशन हमारे से? सर, ऑल द पैरामीटर्स आर फिक्स्ड बाय गुजरात रिफाइनरीज। We have fixed parameters in the cottonseed oil that was organized by Gujarat refineries and Punjab refineries, all over Hyderabad refineries. Color, MIV, FFA, all bleachability factors are already fixed. But कभी कभी हीटेड सीड आ जाता है, उसके कारण FFA और ब्लीचेबिलिटी का प्रॉब्लम आता है। तो मैं अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आता है, अगर उसको लग रहा है उसका कलर ज़्यादा बन रहा है, MIV FFA ज़्यादा बन रहा है, तो मैं विदर्भ रीजन की जो फैक्ट्रीज़ है या अमरावती रीजन की फैक्ट्रीज़ है उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी को अपने माल में या किसी भी पोजीशन के अंदर डाउट है तो वो सेल्फ लैब एक बार करवा सकता है। हिंगनघाट में भी काफ़ी लेबोरेटरीज है, नागपुर में भी है। अगर मन में शंका है, डाउट है, तो वो एक बार उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन करके ही हमारे को दे। कॉस्ट ऑफ द टैंकर इज वेरी हाई, 40 लाख के अराउंड टैंकर बनता है, और उसके बाद में गुजरात जाने के बाद में अगर 1 लाख 1.5 लाख रुपए का रिबेट आ जाता है, उसमें आपको भी ट्रबल है, हमें भी ट्रबल है। जी, तो जी। सेल्फ सेटिस्फेक्शन पहले हो जाए, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाय पे चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है, चाय पे चर्चा बहुत जबरदस्त चल रही है, लेकिन यहाँ पे सेशन भी बहुत जबरदस्त है। कृपया चाय का ग्लास लेकर अपने कुर्सी पे बैठ जाइए और हमारे संवाद का आनंद लीजिए, क्योंकि बीच बीच में हम चुटकुले भी बोलते रहेंगे। प्लीज चाय पे चर्चा के बाद में थोड़ा अपने अपने स्थान पे ग्रहण कर लीजिए। प्लीज चाय वाले थोड़ी चाय थोड़ा स्लो कर दो।
आगे हाँ, तो नमन जी आपने बहुत अच्छा बोला कि आपको, आप ट्रेडर भी है, आपको हमसे माल लेके रिफाइनरी को बेचना रहता है, यू आर द वन ऑफ द, एक लिंक है आप हमारे बीच में, तो आपको भी प्रॉब्लम हमसे आती होगी कि भाई हमने आपको माल बेचा, आपने फिर वो किसी और को बेचा, जब हमने आपको माल बेचा तो हमको ये नहीं मानता कि आप किसको बेच रहे हैं, ये थोड़ा एक फर्क पड़ता ही है, तो उस केस में हमने कैसा करना? सर स्पॉट में जब हम ट्रेड करते हैं, वन ऑफ 4 to 5 रिनॉन्ड ब्रोकर जो महेंद्र भाई है, राजू भाई है, एट द टाइम ऑफ ट्रेड यू कैन मेक कंडीशन। आजकल हर ऑयल मिलर होशियार है इस चीज़ के अंदर, वो कंडीशन कर सकता है मेरा माल हैदराबाद जाए, गुजरात जाए। कंपैरेटिवली मेरे को लगता है गुजरात के मुकाबले हर रिफाइनरी की लैब इस टाइम पे हार्ड है। गुजरात रिफाइनरीज को हम चैलेंज नहीं कर सकते, उनकी लैब पैरामीटर सबसे सॉफ्ट है और सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से। आप लोग हिंगनघाट भी काम करते हो, गोविंद कृपा अमरावती है, सब जगह करते हो, कंपैरेटिवली लैब मेरे को गुजरात में सबसे इजी लगती है। तो आपको आपके हिसाब से लगता है कि हर रिफाइनरी की अपनी अपनी अलग अलग लैब रहती है? नहीं सर, हर सबकी। विनीत भाई आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? हर रिफाइनरी की अपनी अलग अलग पैरामीटर, अलग लैब है क्या? नहीं, देखिए काफ़ी स्टैंडर्डाइज चीज़ें हैं और आई थिंक जो पैरामीटर्स है, देखिए कैलिब्रेशन का लैब में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो 19-20 होता है। और अगर ऐसा है तो NABL जो अप्रूव्ड, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स होती है, उसमें आप डाल के चेक कर सकते हैं। देखिए पैरामीटर स्टैंडर्डाइज्ड ही है, डिफाइंड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स भी है, बाकी स्टैंडर्ड्स भी है, लेकिन हर लैब में थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन सीजन टू सीजन थोड़ा बहुत कभी-कभी थोड़ा बहुत यानी कितना समझे विनीत भाई, थोड़ा बहुत यानी कितना समझे, वेरिएशन क्या रहना चाहिए? नहीं, देखिए नॉमिनल जो भी एज पर लॉ है, देखिए अपन कोई भी, मैं कोई भी बोलने से डिफाइन नहीं होना। जनरली होता ऐसा है, ब्रोकर एक ही है, एक प्लांट में माल गया है, वहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, पैरामीटर्स बैठे नहीं, सेम मटेरियल दूसरे प्लांट में जा रहा है और वहाँ पे थोड़ी बहुत कटिंग होके माल खाली हो जा रहा है मटेरियल अपना, तो वो क्या समझा जाना है? तो हम लोग तो हर बार माल देखने जाएंगे नहीं, आप मिलर बिल्कुल, और ब्रोकर भी जगह से जाएगा नहीं, उसको क्या समझा जाएगा? तो देखिए ऐसे केस में सैम्पलिंग भी होती है, सैम्पलिंग भी एक परसेंटेज में होती है, तो सेकेंड टाइम सैम्पलिंग कहाँ से की गई, ऊपर से है, नीचे से है, या कोई कौन से प्लेस से है, प्लस थोड़ा बहुत लैब डिफरेंस, बट अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज लैब्स है। अगर डिस्प्यूट होता है तो उसी को रेफर करना चाहिए। देखिए, और अगर कोई मल्टीपल टाइम्स अगर कोई गलत काटेगा तो ऑटोमेटिकली उसका मार्केट में नाम खराब होता है और धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, तो उसको ऑटोमेटिकली सप्लाई कम हो जाता है। सो इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, बट उसको टाइम लगता है। तो देखिए, अगर अपने एरिया में अगर कोई प्रेफरेंस दे रहा है, कोई अपने एरिया में अगर कोई वॉल्यूम बढ़ेगा तो धीरे धीरे बेटर प्राइसिंग भी मिलेगा, फ्रेट का एडवांटेज भी है, अदर GST के भी एडवांटेजेस है कि आप लोकल सेल करते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ डिडक्शन कोई करता है तो ओवर टाइम आप देखिए कोई अनरिलायबल बायर है या सप्लायर है तो उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट आता ही है, एंड ये मार्केट फोर्सेस खुद ही डिटरमिन करते हैं और ब्रोकर्स भी बीच में रहते हैं, तो वो भी बताते रहते हैं कि भाई ये ऐसा है, यहाँ डिडक्शन है। तो मार्केट फोर्सेस ओवर टाइम डिस्काउंट कर लेता है, थोड़े दिन ऐसा गलत प्रैक्टिसेस ज़्यादा दिन चल सकती है। आजकल इतना क्रॉस टेस्टिंग है, सब मैकेनिज्म्स है, तो हो जाता है, बट ऐसे लोग हैं, बट ओवर ए पीरियड आई थिंक ऐसे लोग साइड आउट हो जाते हैं। 2024-25 में ये दिक्कत काफी आई इस साल, कटिंग की दिक्कत इस साल गुजरात साइड से काफी ज्यादा आई है। रिफाइनरी अपने, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र के जो अपने जो मिलर्स है यहाँ पर, कितने लोग हैं जो खाली महाराष्ट्र में ही माल बेचना पसंद करते हैं? ऐसे कितने लोग हैं? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4, खाली 4 लोग, खाली राजस्थान अपना खाली महाराष्ट्र में माल बेचना है। अच्छा, एक बार वो मिलर भी हाथ ऊपर कर दे जो कटिंग से परेशान है, जिसको लगता है कि मैंने अच्छा मटेरियल भेज रहा हूं और कटिंग थोड़ी ज्यादा आ रही है, भले वो 5,000 आना तो 10,000 आ रही है, वो भी कटिंग ही हो गई है। और ऐसे हम तो मेहनत करके माल बना रहे हैं हमारे। और ऐसे कितने मिलर्स है जो गुजराती माल बेचना पसंद करते हैं? 1 2 3 4, बाकी सबकी मिलें बंद है क्या? बाकी सबकी मिलें बंद है कि क्या है? चालू है ना। तो गुजरात और महाराष्ट्र की जो अपन को झगड़ा नहीं लगा रहे गुजरात महाराष्ट्र का, अपन खाली पैरामीटर समझ रहे कि महाराष्ट्र की मिलें अच्छी है या गुजरात की मिलें अच्छी है या अपना तेल अच्छा है ना? राकेश भाई, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप कहाँ पसंद करते हो और क्यों? देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र में बेचना है या गुजरात में बेचना है, ये पैरामीटर नहीं है एक्चुअली, बस डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल मैं हिंगनघाट का भी नाम, विनीत भाई बैठे हैं यहाँ, सबके लैब्स थोड़ी डिफरेंट है।
ब्लीचेबिलिटी कोई चेक करता है, कोई कलर फिक्सेशन के लिए करता है, कहीं कलर जैसे एनके में अपना माल जाता है तो कलर का उतना बड़ा दिक्कत नहीं आता है, उतनी बड़ी कटिंग नहीं आती, तो इंसान पसंद करता है कि एनके का नाम आया तो उसको प्रायोरिटी दे देता है। वही अगर अडानी बोला तो आदमी पहले घबराता, बोलता 2 रुपये ऊंचा भीतर मेरे को नहीं देना है। तो ट्रेडर्स लोगों से ये विनती रहेंगे कि भी ब्रोकर के थ्रू ये भी क्लियर करे कि भाई किस मिल को माल जाएगा। हम तो सिर्फ ट्रेडर का नाम देख के दे रहे, नमल सेंस हो, चाहे अग्रवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, एक्सवाइजेड। जय जिनेंद्र, हम लोग जब भी ब्रोकर से व्यापार करते हैं वो बोलते हैं हमको एनके में जाना है या अदानी में जाना है, और हम खुद भी यही बताते हैं कि हमारा माल एनके या अदानी में जाएगा जब ही जाके व्यापार होता है। बाकी जब जहाँ के रिपेट की बात है, एनके में जाता है, समझो कि एनके में कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम लोग भाई वहाँ पे आपको मंजूर नहीं है तो हम ब्रोकर को बोलते हैं कि आपका ये रिपेट आ रहा है। अगर 4-5 हज़ार की कटिंग है तो वहाँ पे अपने आप गाड़ी खाली होती है, एनके से अदानी से कोई फ़ोन नहीं आता है। अगर समझो कोई ज़्यादा रिपेट है और गाड़ी रिजेक्ट भी होती है और दूसरे फैक्ट्री में जाती है, तो आप जो बोल रहे हैं कि उधर अलग रैप आती है, इधर अलग रैप, जो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। समझो कि आपका 45 और 50 कलर है, अगर अदानी में जाएगी या और दूसरे फैक्ट्री में आएगा तो 2-3 पॉइंट का फ़र्क आएगा। उसमें ये नहीं होगा कि आपका सीधा 35 कलर आ जाएगा। ये कभी फ़र्क हुआ नहीं है, आज तक हुआ नहीं है और आज तक होगा भी नहीं, क्योंकि लैब एक अलग अलग लैबों में अलग अलग पैरामीटर्स रहते हैं, उनके खुद के जो टेस्टिंग लेवल वो लोग जो करते हैं उस हिसाब से लैब रिपोर्ट आती है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और जो लैब में से परेशान है, हमारे तक आज तक ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं कि कोई बड़ा लैब हुआ और हमने परेशानी किया उनको। हमारे यहाँ पे 2-3 हज़ार की कटिंग होती है तो हम लोग बिना पूछे वो लोग खाली कर लेते हैं एनके में। अगर कोई आती भी है तो हम लोग सेलर ब्रोकर और बायर ब्रोकर को दोनों को साथ में लेके उनको बताते हैं कि आपकी ये कटिंग है और आपको मंजूर है, तो हम लोग ये अनलोड करवाते हैं। सर एक और मुद्दा है जो सभी ऑयल मिलर्स की तरफ से बोलना चाहूँगा कि सभी में अपने जो तेल का सेलिंग है, ऑयल का जो सेलिंग है, वो एक्चुअली जीएसटी से रिलेटेड मैटर है। हाँ। और उसके अगर डेबिट नोट्स थोड़े जीएसटी के अगर काफ़ी बार ऐसा होता है कि 2-2 महीना 3-3 महीना मिलता नहीं। कटिंग तो आ जाती है, चलो हमको बता दिया जाता है कि भाई आपके टैंकर में से 7,500 कटा के 5,000 कटा के 5,200 कटा, वो तो हो जाता है। बट उसके बाद में वो जब अकाउंट सेटल नहीं होगा, क्योंकि जब तक डेबिट नोट्स नहीं मिलते हमको, हम उसको जीएसटी में उसका वर्किंग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। डेबिट नोट के लिए हमें 15 दिन के टाइम दिया गया होता है और उस 15 दिन में हम लोग डेबिट नोट 100% देते ही देते हैं। ये हमारे महेंद्र भाई को पता है पूरी जैन ऑयल्स के बारे में कि हम लोग डेबिट नोट 15 दिन के अंदर सबमिट करते ही करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है महेंद्र भाई, 1 मिनट में, एक्चुअली में क्या होता है, अपना तेल कहाँ बेचते हैं अपन? एडवांस बेचते हैं या उधारी में बेचते हैं? एडवांस में बेचते हैं ना सब लोग, तो कितने पैसे रुक के जाते हैं? 50,000, 30,000 से 50,000। और जब अपन समझो महीने में हम जो 5 टैंकर बेचे या 6 टैंकर बेचे, कोई 10 टैंकर भी बेचता है, तो उससे कितने पैसे रुक जाते हैं? 5 लाख रुपए, बरोबर है। और 5 लाख रुपए अपन कब तक राह देखना पड़ता है अपने को? वो आते ही नहीं, 5-5, 6-6 महीने हो जाते, वो आते नहीं है। उसके लिए मैं दो जन से पूछूंगा। एक तो सबसे पहले ब्रोकर लोगों से पूछता हूँ। महेंद्र भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। महेंद्र भाई, आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, उसके भी बारे में बात करेंगे नितिन भाई, अपन उसके बारे में बात करेंगे, सबको बोलेंगे, सबको चांस दिया जाएगा। खाली एक बार इनसे एक बार पूछ ले अपन कि उनका पैरामीटर क्या है, उनका पैटर्न क्या है, एक बार पूछ लेते हैं इनसे। मौका सबको मिलेगा सामने आने का इधर। जी महेंद्र भाई, एक सबसे पहला ऐसा सवाल था कि रिफाइनर्स को ऑयल मिलर्स के क्या उम्मीद है? नहीं उम्मीद नहीं, प्लीज उम्मीद तो થઈ ગયું છે। वही विषय पर हूँ मैं, वही विषय पर हूँ। एक ही सेंटेंस सर, ऑयल मिलर्स को रिफाइनर्स से क्या उम्मीद है, ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल, ये दोनों को दलाल से क्या उम्मीद है और दलाल को दोनों से क्या उम्मीद है? यस उस पर मैं बिल्कुल 100% काका आप बरोबर છે, आप बरोबर 100%। मेरा ये कहना है कि ऑयल मिल चला रहे हम, मैं जो भी बोलूंगा ऐसा समझ के चलो, मैं दलाल करके भी बोलूंगा, मिलर करके भी बोलूंगा, ट्रेडर करके भी बोलूंगा और रिफाइनर करके भी बोलूंगा। और जब हम मिल चला रहे तो सब पैसा हमको दूसरे ही कमा के दे देंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने ऐसा तुमको बताता हूँ, ऐसे कई मिल वाले को जानता हूँ कि उसको कितने रुपए कट के आए यही साल भर नहीं मालूम। क्या राइट हमको बोलने का? क्या राइट हमको बोलने का? तुम अच्छा, दूसरी चीज, तुमको 6 महीने नहीं आए, 4 महीने के बाद मैं यहाँ ऐसे ये हॉल में मौजूद ऐसे 3 लोगों को खड़े करके बता सकता हूँ उसको 3 महीने तक के पैसे ही नहीं आए, उसको नहीं मालूम। क्या राइट है तुम्हारे पास उसका बोलने का? दूसरी चीज, अगर कोई बोले कि हमारा पैसा 6 महीना नहीं आया, 6 महीना नहीं आया, वो 6 महीने में
तुम्हारा 15 दिन में आना चाहिए। 15 दिन में रीजनेबल इसलिए है कि जो ट्रेडर धंधा करेगा वो ट्रेडर लेगा और वो किसी रिफाइनरी को बेचेगा। वो ट्रेडर को कोई राइट नहीं है बोलने का, नमन जी हो, जैन जी हो, अग्रवाल जी हो, कि वहाँ का रिपोर्ट क्या है, तुमको पसंद नहीं है वहाँ का रिपोर्ट, तुम बोलो कहाँ भेजना है, ये बोलने का तुम्हारा राइट। वो तो तुम्हारे से लेता रहा, वो एक कड़ी है सिर्फ, उसका कोई लेना देना नहीं। कान पकड़ के लाया, दुम पकड़ के हका लाया, इसलिए पर फिर भी वो धंधा करता है। उसकी लाइबिलिटी ये है कि तेरे को पसंद नहीं, मैं दूसरे के यहाँ भेज के देखता हूँ। उसका लेबोरेटरी सैंपल टेस्टिंग करने के गुजरात में ऐसे तरीके हैं कि वहाँ 2 तरीके से लेबोरेटरी सैंपल होते हैं। तुम बोलो कि मेरा सेकंड टाइम टेस्ट करवा दो, वो सेकंड टाइम टेस्ट करवा दे। तुम बोलेंगे कि मेरे को जियो केम से टेस्ट, उनका खुद का लैब वाले का आदमी जाता, 4000 रुपये चार्ज करता, और वो लैब वाला बोलता है तूने नहीं आना नज़दीक, तूने भी नहीं आना, वो सैंपल निकालेगा और उसका सैंपल रिपोर्ट मंजूर करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया तरीका है, वो किसी का ही आदमी नहीं रहता। उसके बाद में रहा सवाल पेमेंट। आपने एक बात बोली, मैं ऐसा मत समझना मैं मिल वाले के खिलाफ में हो रहा, आपके 30,000 रुपये पेमेंट रुक गया, 6 टैंकर के 2 लाख रुपए हो गए। आप टैक्स भरते हैं, 10 तारीख को आप रिटर्न भरते हैं, आपको रिवर्स चार्ज लेने का आपको पैसा भरना ही नहीं निकलता, फिर भी आप 3-3 महीना उसका रिटर्न दाखिल नहीं करते, 2-2 महीना नहीं करते, अगले के उसको क्लेम नहीं मिलता, उसको मजरा नहीं मिलता, न ट्रेडर को मिलता न रिफाइनर को मिलता। उस टाइम पे उस सूरत में वो ऑयल मिल वाले को अपन बोला यार भर देना, अभी बीमार हो, अभी मार्च में इसमें आपको रुकूंगा। हाँ। आप खाली 5% जीएसटी की बात कर रहे हो, हम आपको 100% का माल दे रहे हैं, उसके बाद में आप खाली 5% जीएसटी की बात कर रहे हो। जीएसटी रोकना, ये किसी का क्लॉज कहीं पे भी लिखा नहीं है कि जीएसटी रोकना चाहिए करके, जीएसटी रोकना चाहिए कहीं पे भी क्लॉज कहीं लिखा भी नहीं है कहीं। मैं ये कहता हूं के पैसे जीएसटी में रोकना अंकल ये उचित नहीं है वैसे भी। हमने अगर जीएसटी भर दिया ये कोई कोरिलेटेड बात नहीं है ऐसा जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर में। मेरी बात अगर पूरी सुनेंगे तो मैं उसके साथ में आपको इंसाफ हुआ ऐसा लगेगा। मैंने उसको छोड़ दिया आपने। मैं ये बोल रहा कि जीएसटी भरने के बाद में सामने वाले को मजरे मिलता है ना, वो आपने रिटर्न ही भरना, आपको पैसा नहीं भरना है, सिर्फ रिटर्न भरना है, फिर भी आप नहीं भर रहे हैं। 10 तारीख को अगर रिटर्न भरा तो उनको 11 तारीख को मजरे मिलता। आप 10 तारीख को रिटर्न इसलिए भर रहे कि मार्च महीना है, घर में शादी है, काम है, अगले को तो नहीं मिला हूं। मैं तो जानता हूं दलाल का अगर हैंडलिंग सही है, मेरे को ऐसा नहीं मालूम मेरे एक भी पार्टी ने जीएसटी रिटर्न टाइम पर दाखिल नहीं किया हो, ऐसा मेरे को नहीं मालूम, और नहीं किया है तो मैं सामने वाले को बोलता नहीं। वैसे भी अपना मध्य भारत जो एसोसिएशन है वो इतना सेफ चल रहा है और पूरे स्वतंत्रता से चल रहा है, इसलिए ऐसे कोई धमाके से डरने की बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि भाई ये हमको एमिकेबली विचार करना पड़ेगा मनीष भाई अपने को। और दूसरी चीज, एक सवाल यह है मेरा कहने का, मैं बहुत एक भाई बहुत दुखी होंगे, वायलेंट होकर वहां से उन्होंने कुछ सवाल पूछा था, मैं इतने दूर से पहचान नहीं पाया उनका कौन है, लेकिन वो जिसको तकलीफ होती है ना वो समझता। मेरा हिसाब 6-6 महीने नहीं आए, पर तुमने 6 महीने में तुमने क्या किया दोस्त? वो दलाल है, वो दलाली रहता ना, उसको बोल भाई ये मैं नहीं तो नंबर दे, मैं डायरेक्ट बात करूंगा। आप इनसे किसी से भी बात करो, एक भी सही ढंग से जवाब नहीं देगा उस मैं गारंटी लेता हूं कि वो आदमी के लिए मैं जस्टिफिकेशन लाके दूंगा। अब रहा सवाल एक ही आदमी का, मैं बोल रहा हूँ कि तुमने तुम्हारा तेल बेचे, तेल बेचने के बाद में 3 महीने के बाद में तुम्हारे 25,000 कम आए और उसकी डेबिट नोट आ गई, ये बहुत इंसाफी है। पर वो 3 महीने के बाद में तुमको कम से कम इतना तो मालूम है कि तुम्हारा तेल किसको गया, यही नहीं मालूम। मैंने एक मिल वाला यहाँ पर जो है उसका तेल किसको गया यही नहीं मालूम उसको। मैंने उसके लिए ऐसे काम बंद किया, नहीं तेरा भी तू भले ही तू ट्रेडर है, जैन ट्रेडर्स है, नमन जी ट्रेडर है, लेकिन मैं बोलता नमन जी तेल कहाँ जा रहा है, भले वो बोले मेरा आज से नहीं, उसको ओपन टू कड़ी भेजो, लेकिन खड़ी होने के पहले मुझे पता चलना चाहिए वो कहाँ गया। तो मैं उसको सामने वाले को बाद में, ये तो आज का कुछ नहीं और तुम्हारे मेरे प्रॉब्लम का कुछ नहीं, इसके लिए जीएसटी डिपार्टमेंट भी आपको परेशान करेगा, तुमने इनको दिए, उसने उसको दिए, उसने उसको दिए, ये सब प्रूव करने का मिल वाले की जिम्मेदारी है। इसलिए उसको ये मालूम होना चाहिए कि मैंने किसको दिया है, उसने किसको दिया, उसने किसको। ये यहाँ राहुल जी बैठे सामने, इनका एक तेल का टैंकर मैंने इसलिए बोला वहीं छोड़ना नहीं, क्योंकि वो पार्टी ने मेरे बोला मैं कहीं पर भी भेजूँ, कहीं पर भी भेजूँ नहीं, मेरे को नाम दे, नहीं तो छोड़ना नहीं मेरे को टैंकर, कहीं पे भी भेजो, तुम वहाँ कटवा देगा 50,000 रुपये, मैं नहीं काट के दूंगा। तो ये चीज़ अब हमको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोस्तों। सब लोग अच्छा पॉजिटिव धंधा करने वाला यहाँ आता, जिसको सही ढंग से धंधा करना नहीं ना वो आता ही नहीं है।
मनीष भैया, मेरा क्या बोलना है, देखिए तेल जो है ना हमारे ऑयल मिल के लिए बहुत महत्व रखता है और तेल के भरोसे ही हमारी मिल चलती है, तेल के पेमेंट के भरोसे ही, क्योंकि डेप का तो कोई भरोसा नहीं है, वो 1 महीने में बिकेंगी, 2 महीने में बिकेंगी, कब उसके पेमेंट आएंगे करके। ऐसा हमारा जो रोलिंग होता है वो सिर्फ तेल के भरोसे ही होता है। हमें कोई वाद विवाद नहीं करना है इसके अंदर में। जो भी छोटी मोटी परेशानी, पहले तो तेल बिकता ही नहीं, बिके तो लोडिंग होता नहीं है, होने के बाद में पेमेंट आता नहीं है ऐसा, और उसी के भरोसे हम लोग पूरा हमारा सर्कुलेशन बना के रखते हैं ऐसा। तो विनोद भाई, इन्होंने अपने महेंद्र भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हम मिल वाले ही दोषी है कि हम 6-6 महीने हम फॉलोअप लेते नहीं। क्या हम मिल वाले दोषी है? मैं हाथ जोड़ के क्या हम मिल वाले दोषी है? क्या हमने फॉलोअप नहीं लिया? फॉलोअप लिया कि नहीं लिया अपन ने? मैंने एक मिनट, अपन फॉलोअप किससे लेते हैं? ब्रोकर से फॉलोअप लेते हैं ना। अब मेरा अगला सवाल कि हमारे ट्रेडर लोग हमारे महेंद्र भाई प्लीज सिट हमारे ट्रेडर लोग या हमारे रिफाइनरीज अपने ब्रोकर से अपना पूरा व्यापार करवाते हैं, बरोबर है। अब अगर ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया या ब्रोकर ने 5 लोगों से माल लिया, उसमें हमारे कोई में से एक मिलर से डिफॉल्ट किया तो ब्रोकर डिफॉल्ट में आ गया। तो अपना ऐसा हो गया कि अगर ब्रोकर ने डिफॉल्ट किया तो क्या हमारा पैसा रुकना चाहिए? इस बारे में मैं हमारे जो ट्रेडर साहब उनसे निवेदन करूंगा, अपना प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जिस पार्टी का जिससे डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग तो उस पार्टी का है, परंतु उसके रिगार्डिंग ब्रोकर का पेमेंट रोकना। इसमें आप प्रकाश डालिए कि अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट करता है, समझे कि उसने 5 सौदे ले लिए, 4 सौदे में उसने कर दिया, 1 सौदा उसने खराब कर दिया, तो आप 4 सौदों में से कोई एडजस्टमेंट करेंगे उसका? सर एज ए ट्रेडर मैं किसी ब्रोकर को पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि हाँ, नहीं जनरल बात ही कर रहा हूँ। सभी ऑयल मिलर बैठा है, सबको पता है कौन अपने सिर पे काम करता है, कौन मंदा तेजी खेलता है। पर मेरे व्यू के अंदर अगर कोई ब्रोकर डिफॉल्ट करता है या अपने मन से तेजी मंदी कर लेता है तो ट्रेडर को कोई हक नहीं बनता वो ऑयल मिलर के साथ में गलत करे या उसका पैसा रोके या कोई उसका बैलेंस रोके। आज ये मन से अपन एक क्लियर करते हैं कि ट्रेडर लोग चाहे ब्रोकर का डिफॉल्ट हो या ना हो, अपन ऑयल मिलर जो जेन्युइन ऑयल मिलर्स है उसका कोई पैसा रुकेगा नहीं। अगर समझो कि एबीसी अगर ऑयल मिलर ने 5 टैंकर का सौदा किया है, 4 टैंकर दिया, 1 टैंकर के पीछे में आगे पीछे किया है, तो उस टैंकर वाले का पैसा, उस एबीसी वाले का पैसा रोक लो। लेकिन उसके चक्कर में ब्रोकर को बोल के सभी मिलों का पैसा रोकना वो गलत है। और फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग, कभी कभी ऐसा भी सुनने में आया है कि मेरे को फलाना ब्रोकर से 3 लाख रुपए का डिफरेंस लेना है, फलाना ब्रोकर से 3 लाख का डिफरेंस लेना है, तो ब्रोकर बोलता है एक काम करता हूं मैं आपको मैं आगे पीछे एडजस्ट करके दूंगा। ऐसा होता है कि मैं आगे पीछे एडजस्ट करके दूंगा, तो हर मिल में से वो 30-30 हजार रुपए, 20-20 हजार रुपए, 30-30 हजार रुपए से कटाते चले जाता है। तो क्या ये सही है? भाई दलाल अगर घरू धंधा करता है तो आपके पास में तो मेल आ जाता है, व्हाट्सअप आ जाता है कि भाई मैंने ये पार्टी को 5 टैंकर दिया है। तो 3 लाख रुपए का तो आपका भी खुद का व्यवहार कैसे किस बेस पे रुका हुआ है 3 लाख रुपए? हाँ ना, तो ब्रोकर के हिसाब से आप बोलते मेरे को 3 लाख रुपए लेना है, अभी तक आप ये बोल रहे हैं ना 3 लाख रुपए लेना है, ये बोल रहे हैं ना। मैं 1 मिनट समझा देता हूँ, वो क्या बोल रहे हैं आप समझा नहीं। मनीष भाई ये बोल रहे हैं कि एक पार्टी ने माल लिया किसी का और वो पार्टी का माल लेने के बाद में उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन वो ब्रोकर के मार्फत दूसरे कोई 3 लोगों के सौदे वो सामने वाले ने नहीं दिया है, डिनाई किए। अब ब्रोकर ने वो जो पार्टी है, समझो फॉर एग्जांपल XYZ जो पार्टी है, उसने दूसरे 3 के पैसे जो रोक लिए हुए है वो नहीं रोकना चाहिए। इट इज 100% रोकेंगे नहीं ना उसका पेमेंट। ये तो देने की इन्होंने अभी बोला ही है ना कि हम लोग देंगे पेमेंट, हम किसी का रोकेंगे नहीं ना, ये तो बोल ही रहे ना। मैं वही कहना है, मतलब उसी सिलसिले में मैंने उनको बोला कि आपने किसी के पैसे इस फ्लोर से रोकना नहीं चाहिए। हाँ, जो कल्प्रिट मिलर है उसको पैसे आप रोको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में सभी का नाम खराब मत कीजिए। उससे ब्रोकर का नाम खराब होता है, अपनी खुद का भी नाम ज्यादा खराब होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस सेशन में एक इंटरव्यू सेशन बनाया, और जिन के भी बैलेंस पेमेंट्स है, जिन लोगों के बैलेंस पेमेंट्स है, कृपया अपने ब्रोकर से
बात करके उस जो मिलर्स जिनको उन्होंने माल बेचा, जिनसे पैसा लेना बाकी है, उनका ईमेल आईडी प्लस उनका कांटेक्ट नंबर लेके उनको डायरेक्ट मेल कीजिए, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। ब्रोकर ऐसा नहीं कि ब्रोकर पर पैसा आ गया और आपको पैसा न मिले, ये तो होता नहीं है, लेकिन अपने को सच्चाई मालूम पड़नी चाहिए, है ना। इसी फोरम को मैं यहीं पे विराम दूंगा। मनीष जी, मैं 1 मिनट का टाइम लूंगा। जी सर। मध्य भारत ग्रुप के अंदर मैंने पप्पू भैया ने सबने अपना बिजनेस कार्ड शेयर किया है। जी सर। ठीक है ना। अब आगे सीजन लगेगा, ब्रोकर इज ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग ना। Yes. तो वो बहुत बिजी रहता है। एज ए ट्रेडर हम भी ओनर बहुत बिजी रहते हैं जी। डेली 15-15, 20-20 गाड़ियां भरनी होती है, सुबह से शाम तक होता है। बिजनेस कार्ड सब मध्य भारत ग्रुप के अंदर अपलोड है, जिसमें हमारा सब अकाउंट स्ट्रीम का जितना भी हमारे अकाउंटेंट है सब है, उसके नंबर अपलोड है जी। तो हम थोड़ा सा 20% कोऑपरेशन ऑयल मिलर का भी चाहते हैं। अगर ब्रोकर सुनने में 1 दिन 2 दिन 3 दिन इग्नोर करता है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल करिए। अगर आपको रिप्लाई ना मिले तो उसकी हर तरह की लाइबिलिटी एज ए ओनर हमारी है। ठीक है। और दूसरी एक बात और है, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन वाला जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसके बाद में तुम्हारा सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। हाँ, इसमें ये हो सकती है कि कोई तो भी एक थर्ड पार्टी एसोसिएशन का हो ऐसा कि वो उसके पास में वो ब्रोकर से बात करे। जो रिफाइनरी वाले को प्रॉब्लम हो वो ब्रोकर को एंटरटेन नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो डायरेक्ट तो बात करेगा नहीं। तो उसके लिए थर्ड पार्टी ऐसा होना चाहिए, एसोसिएशन का एक आदमी, कि वो ब्रोकर से बात करे, भाई तुम्हारा इनका कोई डिस्प्यूट है आपस में सेटल करो, नहीं तो मैं इन्वॉल्व होता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कल यहीं पे भी सीटेड रहिए, अपन आगे यहीं पे बैठिए आप, प्लीज आप यहीं बैठिए, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। ओवर टू विनोद भाई। आपसे डिस्कशन था, कोई वाद विवाद नहीं।